स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो शिल्प कला है मध्य प्रदेश में, उसमें धातु शिल्प, मिट्टी शिल्प, काष्ठ शिल्प और छिपा शिल्प के बारे में पढ़ा था। अर्थात मिट्टी से बर्तनों का निर्माण या मूर्तियों का निर्माण होता था तो उसे मिट्टी शिल्प कहा जाता था। धातुओं से मूर्तियों का निर्माण होता था तो उसे धातु शिल्प कहा जाता था। छिपा शिल्प जो कपड़ों पर छपाई का कार्य किया जाता था, प्रिंटिंग का कार्य किया जाता था, वो छिपा जाति के द्वारा किया जाता था। और इसमें हमने पढ़ा था कि जो भैरवगढ़ है उज्जैन की प्रिंटिंग वो काफ़ी प्रसिद्ध भी थी। चंदेरी की साड़ियाँ हुई या महेश्वर की साड़ियाँ, जिन्हें जीआई टैग भी दिया गया है। इसके बाद हमने पढ़ा था काष्ठ शिल्प के बारे में, अर्थात लकड़ी से अनेक तरह के जो उत्पादों का निर्माण किया गया था, चाहे फिर घर में दरवाजे हों, खिड़की हों या फिर गाड़ी के पहिए हों, इन सब का जो निर्माण किया गया था वो काष्ठ शिल्प कला के अंतर्गत था। अब इसके बाद आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रस्तर शिल्प कला। अर्थात प्रस्तर का अर्थ होता है पत्थर, तो पत्थरों पर नक्काशी का कार्य और तराशने का जो कार्य होता है उसे बोला जाता है प्रस्तर शिल्प। और इसके बाद जो अंतिम होगा वो होगा हस्तशिल्प। इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। ये जो टॉपिक है इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यदि बात डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात की जाए एमपीपीएससी के हिसाब से तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दूसरी बात, इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं तो ज़्यादातर मैंने कम्युनिटी सेक्शन में अपलोड किए हैं। स्पेशली यही आया था कि शिल्प कला का तीर्थ किसे कहा जाता है, तो खजुराहो को, तो ये भी क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, तो आप थोड़ा सा देख लें उसको। चलिए, जो है प्रस्तर शिल्प, सबसे पहले समझते हैं प्रस्तर शिल्प क्या है। पत्थरों पर नक्काशी और तराशने का कार्य किया जाता है, उसे प्रस्तर शिल्प कहा जाता है। प्रस्तर अर्थात पत्थर, सैल, चट्टान है, ठीक है, उन पर नक्काशी का कार्य किया जाता है। ये तो इतिहास काल से ही प्रसिद्ध है। तो मध्य प्रदेश की जो सीमाएं लगती हैं राजस्थान से लगती हैं, तो अधिकांशतः पत्थर जो होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, राजस्थान के क्षेत्र में। राजस्थान के क्षेत्र में विशेष पत्थरों के पाए जाने के कारण आपने सुना भी होगा कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसके लिए जो पत्थर गए हैं वो जयपुर के पत्थर गए हैं, राजस्थान के क्षेत्र से पत्थर परिष्कृत करके वहाँ पर ले जाया गया है। तो मंदसौर और रतलाम, मंदसौर भी किसकी सीमावर्ती है, राजस्थान से, और रतलाम भी। तो यहाँ की गुर्जर, गायरी और भीत जनजातियों के द्वारा पत्थर की नक्काशी और तराशी का कार्य किया जाता है, मतलब प्रमुखता से इन्हीं जातियों के द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश में जो प्रमुख प्रसिद्ध पत्थर है वो है संगमरमर का पत्थर। आप कभी भेड़ाघाट जाएं, जबलपुर जाएं, तो वहां पर अपने नाम को प्रिंट करने के लिए विशेष तरह के जो पत्थर होते हैं संगमरमर पत्थर, आप उस पर अपना नाम अंकित करवा सकते हैं या अपने प्रेमिका का नाम अक्सर लोग अंकित करवाते हैं, ठीक है। तो भेड़ाघाट संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा रंग बिरंगे संगमरमर की जो मूर्तियां हैं उनका निर्माण किया जाता है कारी, मतलब बहुरंगी संगमरमर की मूर्तियां कारी में निर्मित की जाती हैं, इन पर नक्काशी की जाती है। और ये जो कारी है वो कहां पर है, टीकमगढ़ के क्षेत्र में, ठीक है। यह प्रश्न भी आ चुका है, याद रखिएगा। संगमरमर की मूर्तियां और बहुरंगी संगमरमर की मूर्तियां दोनों में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, तो याद रखिएगा कि जो बहुरंगी संगमरमर की मूर्तियां हैं वो कहां पर बनाई जाती हैं, कारी, टीकमगढ़ में, ठीक है। इसके अलावा पौराणिक देवी देवताओं की मूर्तियां पत्थरों पर उकेरी जाती हैं। तो जो पौराणिक देवी देवता हैं अर्थात भगवान इंद्र हुए, राम हुए, विष्णु जी हुए, इन सब की मूर्तियों को किस पर उकारा जाता है, पत्थरों पर। कहाँ पर, ग्वालियर। यहाँ की जो सेल मूर्तियां हैं, पत्थरों की मूर्तियां हैं, वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, ठीक है। इसके बाद है हस्तशिल्प। हस्तशिल्प का अर्थ समझिए, हाथ से जूट, कालीन और दरियों का निर्माण करना, वो कहलाता है हस्तशिल्प। इसके लिए एक अलग से विभाग भी स्थापित किया गया जिसे बोला गया मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम। इसकी स्थापना हुई है 1981 में। यह प्रश्न आ चुका है, ठीक है। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम का जो कार्य है वो हस्तशिल्प के जो उत्पाद हैं उनकी टैगिंग करना, उनको ब्रांडिंग करना, उनकी मार्केटिंग करना, यह सब कार्य किसके अंतर्गत आता है, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम। और यह उत्पादों को बेचने के लिए प्रेरित करता है, लोगों को उस बारे में जानकारी देने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1981 में।
अभी जब उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे तो वैसे इसका उल्लेख दोबारा आएगा, जब हथकरघाओं की बात होगी, छोटे छोटे लघु उद्योगों की बात होगी तो उसमें आएगा। लेकिन याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना 1981 में हुई, ठीक है। और जो दरी और कालीन निर्माण का कार्य होता है एक विशेष पद्धति के द्वारा किया जाता है, उसे बोला जाता है पंजा पद्धति। हस्तशिल्प की सूती दरी एवं कालीन निर्माण की जो पद्धति होती है उसे पंजा पद्धति कहा जाता है, जिसके प्रमुख केंद्र हैं झाबुआ, जबलपुर और शहडोल। अर्थात यहाँ पर इनसे संबंधित कालीन और दरी निर्माण से संबंधित प्रमुख केंद्र हैं, कहाँ? झाबुआ, जबलपुर और शहडोल में, ठीक है। इसके अलावा जूट हस्तशिल्प केंद्र है इंदौर, ग्वालियर और भोपाल में, जहाँ स्पेशली जूट का उत्पादन अधिक होगा तो उनसे संबंधित उद्योग भी वहीं स्थापित होंगे। तो इतिहास काल से ही इंदौर का कपड़ा मध्य प्रदेश में फेमस है, ठीक है, क्योंकि पास में अहमदाबाद भी है तो वहाँ से इंपोर्ट भी होता है और इंदौर में बनाया भी जाता है। तो जूट हस्तशिल्प केंद्र जो मध्य प्रदेश में है वो इंदौर, ग्वालियर और भोपाल। इसके अलावा जो दरी और कालीन का निर्माण होता है वो प्रमुख किन किन क्षेत्रों में होता है? झाबुआ, जबलपुर और शहडोल में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कला एवं संस्कृति का जो अंतिम भाग था उसके बारे में। ये काफ़ी क्लासेस या हम कहें कि ये जो टॉपिक है कला एवं संस्कृति का परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि यदि इसको 1 या 2 बार अच्छे से रिवीजन कर लिया जाए तो इससे संबंधित प्रश्न आएंगे वो आपसे बन सकते हैं। इनसे संबंधित प्रश्न अधिकांश एग्जाम में नहीं आए हैं, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि नहीं आएंगे, आ भी सकते हैं, क्योंकि पर इच्छा दूसरे की इच्छा, एग्जामिनर की जो इच्छा होगी वो पूछा जा सकता है। और मैं होता तो शायद मैं ऐसे ही चीज़ें पूछता, क्योंकि ये चीज़ें जो लोग इग्नोर करते हैं वही एग्ज़ाम में जब आती हैं तो लोगों को लगता है ये जो पेपर हुआ है वो आउट ऑफ सिलेबस है, जबकि कोई भी चीज़ आउट ऑफ सिलेबस नहीं होती है। बस पढ़ने के तरीके बदलिए थोड़े से, सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। एक बार इनको इजीली तरीके से, सरल तरीके से इनको याद कर लीजिए, बस हो गई बात, ठीक है। और जो अगली क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में। काफ़ी रोचक बातें सुनने को मिलेंगी आपको जनजातियों के बारे में, तो बने रहें। आपका सहयोग सराखों पर। बहुत बहुत धन्यवाद।